नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज का जो वीडियो लेक्चर है यह हमारा आपराधिक मामलों में निर्णय लेखन पर 8वां वीडियो लेक्चर है। क्रिमिनल केसेस की जजमेंट राइटिंग पर हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जब साक्ष्यों का मूल्यांकन कंप्लीट हो जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस से जब हम कंप्लीट कर लेते हैं और निष्कर्ष रूप में यह आता है कि अभियुक्त व्यक्ति को जो है कन्विक्ट किया जाना है, उसको जो है दोषित किया जाना है, तो दोषसिद्धि पर निर्णय जो है कैसे लिखा जाएगा, कैसे जो है निर्णय जो है आगे बढ़ेगा। इसके पूर्व वाली वीडियो में, वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हमने ये चर्चा की थी कि जब साक्ष्यों का मूल्यांकन कंप्लीट हो जाता है और निष्कर्ष रूप में यह आता है कि अभियुक्त व्यक्ति को जो है दोषमुक्त किया जाना है, उसको जो है एक्विटल किया जाना है, तो निर्णय कैसे लिखेंगे ये हमने जो है पूर्व वाली वीडियो में चर्चा की थी। तो देखते हैं क्या होगा जहां पर कि एक्यूज पर्सन को जो है हमें कन्विक्ट करना है, उसको जो है दोष सिद्ध करना है। तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि जब साक्ष्यों का मूल्यांकन कंप्लीट हो जाता है तो जो भी आपका पैराग्राफ चल रहा हो, उसका जो भी ऑर्डर चल रहा हो, उसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमने जो नंबरिंग कर रखी है यह केवल एक मार्गदर्शन के लिए है। वास्तव में यहां पर जो नंबरिंग आएगी वो नंबरिंग क्या आएगी, जो भी आपके निर्णय की साक्ष्यों के एप्रिसिएशन के बाद जो भी आपका ऑर्डर आएगा नंबरों का, वो आप लेके चलिएगा। तो देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या बनेगा। तो अगले पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, अभियुक्त की दोष सिद्धि करेंगे, उसको जो है कन्विक्शन जो है कंफर्म करेंगे। तो यहां पर हम देखें कैसे हमने पैराग्राफ बनाया है। उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में यह प्रमाणित है। अब यहां पर हम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि यह प्रमाणित है। क्या प्रमाणित है कि आरोपी या आरोपीगण, अब यहां पर अगर एक आरोपी है तो आपको उसका उल्लेख करना है, और अगर एक से ज्यादा है तो आरोपीगण, है ना। आरोपी या आरोपीगण ने फलाना फलाना जो भी उन्होंने अपराध किया उसका आप विवरण लिखिएगा संक्षिप्त में कि उन्होंने जो है यह अपराध किया है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे आगे, अतः आरोपी या आरोपीगण, एक या एक से अधिक हो, आरोपी या आरोपीगण को धारा, जो भी धारा का चार्ज लगा था, जो धारा का हमने चार्ज लगाया था वही यहां पर आएगी। अगर एक धारा थी, सिंगल हेड वाला चार्ज था तो वो आएगा। एक से ज्यादा हेड वाले चार्जेस थे, मतलब मोर देन 1 चार्जेस थे, तो उनका उल्लेख यहां पर करना होगा धारा 100 एंड 100 भारतीय दंड संहिता। अब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है जो भी धाराएं या फिर किसी अन्य विधि का चार्ज लगा था, मान लीजिए आर्म्स एक्ट के अंतर्गत चार्ज लगा था किसी व्यक्ति पर, तो उसके लिए हमको यहां लिखना पड़ेगा, है ना, के अंतर्गत अपराध के लिए दोषित घोषित किया जाता है। हम उसको जो है यहां पर, क्योंकि प्रमाणित हो चुका है, क्योंकि जो है हमने लिखा ऊपर कि प्रमाणित है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसको दोषित घोषित कर देंगे। अब हमने अपराधी को दोषित घोषित कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला पैराग्राफ क्या होगा, तो बात को समझिएगा। यहां पर दो स्थितियां हैं। एक तो अभियुक्त व्यक्ति अगर जेल में है तो आपको यहां पर आगे जो है जो पैराग्राफ बता रहा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आरोपी है वह जमानत पर या जो है बेल बॉन्ड पर है, तो यहां पर आपने दोषित जैसे ही किया, आपका अगला पैराग्राफ जो होगा उस व्यक्ति की जमानत बेल बॉन्डों को निरस्त करना होगा। उसको जो है निरस्त कर ऐसे व्यक्ति को कस्टडी में लेने वाला पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए। तो यहां पर हमने कैसे लिखा है देखिएगा, आरोपी या आरोपीगण जैसी स्थिति हो उसके अनुसार विचारण के दौरान जमानत पर आजाद रहे हैं, उनके या उसके जो भी हो, जैसी स्थिति हो ग्रामर के अनुसार लिखिएगा, जमानत मुचल के निरस्त किए जाते हैं। यहां पर उनके जमानत जो मुचल के हैं उनको हम निरस्त करेंगे, निरस्त किए जाते हैं, उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है और उनको जो है हम कस्टडी में ले लेंगे। तो यहां पर इसका ऑर्डर लिख दिया कि उनको, अगर उनके जमानत मुचल के पर अगर आजाद है तो उनको हमने उनके जमानत मुचल के निरस्त करने का आदेश लिखा और उनको अभिरक्षा में ले लिया। अब इसके बाद जो है जो पैराग्राफ बनता है यह बनता है, क्योंकि मामला कैसा है, मामला दोष सिद्धि का है। हमें दंडादेश के प्रश्न पर, हमें जो है दंड के प्रश्न पर मामले को ले जाना है, सुनना है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम मामले को स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से हम जो है स्थगित करेंगे, और स्थगित करने के बाद जो है नीचे अगले पैराग्राफ में हम दंड के प्रश्न पर उनको सुनेंगे। तो यहां पर कैसा पैराग्राफ बनेगा देखिएगा, जहां पर हम मामले को स्थगित करते हैं, है ना, अस्थायी रूप में, तो कैसे लिखेंगे, दंड के प्रश्न पर आरोपी या आरोपीगण जो भी है को सुना जाना है,
अतः दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय अस्थायी, समझिएगा आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है। यहां पर आपने ये पैराग्राफ बनाया, स्थगित कर दिया। अब इसके बाद जो है यहां पर आप सील सिक्के आपके जो भी हस्ताक्षर नाम वगैरह। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको ना ही सिग्नेचर करने हैं और ना ही जो है नाम का वर्णन करना है। आपको जो है एबीसी लिखना है या फिर हस्ताक्षर और इस तरह से न्यायालय का नाम जो भी है उसको लिखकर आप जगह छोड़ दीजिएगा। सिग्नेचर करना जो है आपके लिए एग्जाम में जो है कह सकते हैं गलत, उसका मीनिंग निकाल लिया जाएगा। तो आप वहां पर जगह खाली छोड़िएगा, केवल हस्ताक्षर और न्यायालय का नाम वगैरह लिखकर आगे चलेंगे। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई कि भाई दंड के प्रश्न पर सुना जाना है तो मामले को स्थगित कर दिया। अब फिर जब अगला पैराग्राफ बनेगा इस स्थगन के बाद तो फिर से पुनश्च में, तो यहां पर पैराग्राफ क्या बनेगा, तो यहां पर हम अभियुक्त व्यक्ति को उनके जो कह सकते हैं उनके जो एडवोकेट हैं, उनके जो है अधिवक्ता गण है, इनको जो है दंड के प्रश्न पर सुनेंगे। तो यहां पर हमको दोनों को ही सुनना है, हमको जो है अभियुक्त को भी सुनना है और जो है अभियोजन पक्ष का जो है दंड के प्रश्न पर उनको भी सुनना है। तो इस पैराग्राफ में क्या आएगा, इस पैराग्राफ को हम ऐसे लिखेंगे, अभियुक्त तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं को, देखिए दोनों बातें आ गई, अभियुक्त भी आ गया और पक्षकारों के अधिवक्ता, चाहे वो अभियुक्त का अधिवक्ता हो चाहे अभियोजन पक्ष हो, अधिवक्ताओं को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का निवेदन है कि, अब बात को समझिएगा यहां पर कि हमने यहां पे लिखा इन दोनों को, अभियुक्त को और पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना। अब यहां पर एक पैराग्राफ और आ सकता है या एक इसमें और आगे जोड़ा जा सकता है कि मान लीजिए कि अभियुक्त गण ने या फिर उनके अधिवक्ताओं ने यह तर्क उठाया हो कि उनका जो मामला है, मतलब दंड के प्रश्न पर उनका यह निवेदन हो कि जो मामला है वह सीआरपीसी की धारा 360, 361 के अंतर्गत आने वाला है, या फिर ऐसा मामला है जो परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है, परिवीक्षा का लाभ जो है दिया जाना चाहिए, तो यहां पर उसका भी उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन ये बात समझिएगा कि अगर आप सिविल जज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मामला जो है कौन सा आएगा, मामला जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट का मामला आएगा। तो उन मामलों में मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि भाई परिवीक्षा अधिनियम का लाभ जो है दिया जाए, अगर परिवीक्षा अधिनियम वहां पर लागू हो रहा हो तो। लेकिन अगर सेशन ट्रायल वाले मैटर तो गंभीर मामले होते हैं, तो यहां पर जो है परिवीक्षा अधिनियम के जो है तर्क नहीं लिए जाते हैं, तो सेशन ट्रायल वाले मामले में नहीं आएंगे। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले मामले में यहां पर हम इसको जोड़ सकते हैं कि प्रश्न पर सुना जाना है तथा सीआरपीसी की धारा 360 और परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है मामले को दंड के प्रश्न पर सुना जाना है या सुना गया है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे आगे कि अभियुक्त का निवेदन है कि अब अभियुक्त ने क्या कहा। सिंपल सी बात है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त क्या कहेगा, ये तो कह नहीं सकता कि उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि वो तो दोष सिद्ध हो चुका है। तो यहां पर वो कहेगा कि उसका अपराध जो है किस नेचर का है, उसमें वो तर्क देगा कि भाई उसका अपराध जो है पहली बार हुआ है, उसकी आयु कम है, उससे जो है परिस्थिति वश हो गया है, जो भी अपने तर्क दे वहां पर वह क्या चाहेगा, अपराध में जो है कम दंड की मांग करेगा। तो यहां पर आप उसका उल्लेख करिएगा कि भाई अभियुक्त ने क्या कहा है कि उसको जो है कम दंड क्यों दिया जाना चाहिए। और यहां पर हम देखें कि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता क्या कहेंगे, अभियोजन पक्ष क्या कहेगा कि मामला गंभीर है और ऐसे मामले में जो है ऐसा दंडादेश देना चाहिए जो कि एक सीख के रूप में हो, जिससे लोगों को जो है कुछ सीख मिले, तो कठोर दंड की मांग करेगा। तो यहां पर हम ये सारी बातों का उल्लेख करेंगे। और उसके बाद यहां पर दोनों पक्षों को हमने ले लिया, अभियोजन को भी ले लिया, अभियुक्त को बात को भी सुन लिया, और उसके बाद आपका निष्कर्ष कि भाई अगर आप इस मामले में जो है कह सकते हैं कि अभियुक्त की बात नहीं मान रहे हैं, मतलब अभियुक्त ने जो कम दंड का जो है कम दंड को देने के लिए जो है निवेदन किया है उसको आप नहीं मान रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो है कम दंड नहीं दिया जाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे मामले जो है समाज में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मामलों में जो है ऐसा दंडादेश देना आवश्यक है जो कि समाज में एक कह सकते हैं एक सीख प्रमाणित करे। तो यहां पर आप उसको लिखते हुए कि आप जो है किस तर्क को स्वीकार कर रहे हैं, कि अभियुक्त के तर्क को स्वीकार कर रहे हैं कि जो है अभियोजन के तर्क को स्वीकार कर रहे हैं, उसको लिखते हुए आप यहां पर चलेंगे। अगर आप जो है कम दंड देना चाहते हैं तो रीजन देना पड़ेगा कि क्यों कम दंड दे रहे हैं, और अधिक दंड देना चाह रहे हैं, मतलब अधिक मतलब जो वर्णित है उसमें कठोरतम दंड देना चाह रहे हैं, तो उसका उल्लेख यहां पर करेंगे। अब इसके बाद जब यहां पर हमने ये निर्धारित कर लिया कि उसको दंड कैसा देना है, उसके बाद जो अगला पैराग्राफ बनेगा जो कि दंड के संबंध में होगा कि दंड हम
किस प्रकार से देंगे, तो उसको हम हमारी अगली स्लाइड पर देखते हैं कि किस प्रकार से दंड दिया जाता है, कैसे दंड लिखा जाता है, उसके बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं। मित्रों, दंडादेश वाले पैराग्राफ को जो है दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है जिसमें हम जो है पैराग्राफ के अंदर ही, पैराग्राफ में ही हम जो है दंड का उल्लेख कर दें कि इस व्यक्ति को जो है इस धारा के अंतर्गत इतना कारावास का दंडादेश दिया जाता है, इसी के साथ साथ अगर जुर्माना है तो जुर्माना दिया जाता है, और जुर्माना ना अदा करने के लिए कारावास जो भी है वो सब हम जो है पैराग्राफ में ही लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि एक चार्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में जो है हम उस पनिशमेंट को लिख सकते हैं। अब यहां पर इस बात को समझिएगा कि अगर मामले में एक ही अभियुक्त है, अगर मामले में एक ही अभियुक्त है, उसको दंडादेश लिखना है, उसके संबंध में दंडादेश देना है, तो आप जो है पैराग्राफ में ही उसको बना लीजिए, पैराग्राफ में ही उसका मेंशन कर दीजिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा अभियुक्त गण है तो ऐसी स्थिति में आप जो है चार्ट बनाकर अगर इस टेबल के फॉर्म में अगर आप दंड लिखेंगे तो वह बहुत स्पष्ट होगा और समझ में आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पर एक एक्यूज्ड है, एक व्यक्ति है, तो आप जो है पैराग्राफ में ही लिख लें, और अगर एक से ज्यादा है मतलब कि अभियुक्त गण है तो ऐसी स्थिति में आप जो है चार्ट बना लीजिए। अब इस चार्ट में जो है कितने कॉलम है, पहले कॉलम में हम क्रमांक रखेंगे, दूसरे कॉलम में जो है आरोपी का नाम जिसको हमको इसमें दंड देना है, फिर इसके बाद दोष सिद्धि का जो अपराध की धारा है, जिस विधि की धारा है, मतलब जैसे कि अगर आईपीसी के अंतर्गत अगर हमें दंड देना है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, भारतीय दंड संहिता की धारा 300, जो भी धारा है उसको यहां पर मेंशन करेंगे, और इस धारा के अंतर्गत इस व्यक्ति को कितना दंडादेश दिया जा रहा है, 1 साल का दंडादेश दिया जा रहा है या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जा रहा है, जो भी दंडादेश है उसको हम जो है कारावास का यहां पर मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद जो अर्थदंड लगा रहे हैं, जो जुर्माने का दंडादेश दे रहे हैं, वो लिख लेंगे कि भाई 5,000 का जुर्माना देना है, 10,000 का जुर्माना देना है, उसको यहां पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो कॉलम है, इसमें हम क्या करेंगे कि जुर्माना अदा ना करने के लिए जो कारावास दिया जाना है, जुर्माना ना अदा करने पर जो कारावास का दंडादेश होगा उसका उल्लेख हम यहां पर कर देंगे। अब यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर जो है एक से अधिक धाराओं का चार्ज है, तो यहां पर क्या करेंगे, क्रमांक डाल देंगे अभियुक्त का, अभियुक्त का नाम लिख देंगे, और इसके बाद जो है जितनी भी धाराओं का चार्ज है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का चार्ज है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का चार्ज है, तो सबको हम जो है 1-1 करके लिखकर यहां पर कारावास, यहां पर अर्थदंड, और यहां पर जो है जुर्माना ना अदा करने के लिए, अर्थदंड अदा ना करने के लिए जो भी दंडादेश लिखना है उसको हम इस चार्ट के फॉर्म में मेंशन कर अच्छे से जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है हमने किस तरह से बनाया, देखिएगा, प्रकरण की संपूर्ण परिस्थिति पर विचार करते हुए आरोपी गण को उसके विरुद्ध दोषित अपराध के लिए निम्न अनुसार दंडित किया जाता है। यह लिखने के बाद आप चार्ट बना लीजिए और आरोपी गण को एक एक करके जिसको जो दंड देना उसको आप इस टेबल के फॉर्म में पनिशमेंट को मेंशन करेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब इसके बाद जो है हमको क्या करना है, इसके बाद हमें जो है यह लिखना है कि ये जो सजाएं दी जा रही हैं आरोपी गणों को, यह सजाएं साथ साथ चलेंगी कि जो है क्रमवर्ती चलेंगी। तो अगर आपको जो है इनको क्रमवर्ती चलाना है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको साथ साथ चलवाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि कारावास की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने जो है एक कारावास अर्थदंड अदा ना करने के लिए भी यहां पर मेंशन किया है, तो यहां पर उसका भी उल्लेख कीजिए। जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम में दंडादेश क्रमशः चलेगा, मतलब अगर आपको जो है क्रमशः चलाना है तो उसका उल्लेख भी आप यहां पर कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो इस पैराग्राफ को बनाएंगे। फिर इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है वो बनेगा कि आरोपी गण की ओर से अर्थदंड राशि जो जमा की गई है, अब उस राशि में से अपील अवधि के उपरांत जो भी अपील का टाइम पीरियड है उसके बाद जो है उसमें से क्या करना है, उसमें से जितने भी रुपए या जितनी धनराशि जो है अगर प्रतिकर के रूप में पीड़ित को प्रदान करने का आदेश देना है, सीआरपीसी की सेक्शन 357 के प्रावधानों को अनुपालन कराना है, तो आप उसको यहां पर मेंशन करेंगे कि भाई 2,000, 5,000, 10,000 जो भी राशि आपको देनी है उसके बारे में, जो भी दिलवानी है उसके बारे में लिखेंगे कि रकम परिवादी या पीड़ित, या तो परिवादी को दिलवाना चाहे तो उसको,
और पीड़ित को अगर दिलवाना चाहे तो पीड़ित, जो भी उसका पीड़ित का नाम है मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर कि पीड़ित का नाम क्या है, उसके पिता के नाम के साथ जो भी है उसका पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ निवास वगैरह कुल मिलाकर जिसको कंपनसेशन दिलवा रहे हैं उसका पूरा विवरण आप यहां पर करिए। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर जो है इनको दिया जावे। तो इसको आप जो है इस पैराग्राफ को यहां पर आप मेंशन करेंगे। अब इसके बाद जो अगला पैराग्राफ बनेगा वो पैराग्राफ जो है यहां पर आप समझिएगा, हम यहां पर दो तरह की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, दो तरह के पैराग्राफ बना रहे हैं। पहला पैराग्राफ जहां पर कि किसी व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, लाइफ इंप्रिजमेंट का जो है पनिशमेंट दिया गया है, तो वहां पर यह पैराग्राफ आएगा। चूंकि आरोपी गण को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, अतः आरोपी गण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संदर्भ में धारा 432, धारा 433, धारा 433 का दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी विचार किया जा सकेगा। मतलब ये आपको मेंशन करना पड़ेगा सीआरपीसी की सेक्शन 432, 433 और 433 का के अंतर्गत जो है आजीवन कारावास के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको जो है कम करने के प्रावधान दिए गए हैं, उन सब के बारे में जो है शक्ति है कि राज्य सरकार जो है उसमें जो भी विचार करना चाहे वो कर सकेगी। इसका आपको उल्लेख करना पड़ेगा जहां पर आजीवन कारावास दिया गया है। लेकिन अगर आजीवन कारावास किसी को भी नहीं दिया गया या आजीवन कारावास का पनिशमेंट नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जो अभियुक्त व्यक्ति है उसने ट्रायल पीरियड के दौरान जितनी अवधि जेल में काटी है उस अवधि को मुख्य कारावास से मुजरा करने के लिए सेक्शन 428 के अंतर्गत जो उसकी सजा की अवधि है या जो भी है उसको मुजरा करने का आपको यहां पर आदेश लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, उसका जो पनिशमेंट है उसका मुजरा किए जाने के संबंध में आप 428 के अंतर्गत आप जो है यहां पर आदेश लिखेंगे। फिर इसके बाद जो अगला होगा जहां पर हम अभियुक्त व्यक्ति का जेल वारंट बनवाएंगे। बात समझिएगा कि हमने दंड के प्रश्न पर आने से पहले हमने जब उस व्यक्ति को दोष सिद्ध किया था, आरोपी गणों को दोष सिद्ध किया था, तो हमने वहां पर क्या किया था, उनके जो बेल बॉन्ड थे उनको हमने जो है डिस्चार्ज कर दिया था और उसके बाद जो है हमने उसको अरेस्ट कर लिया था। तो यहां पर हमें वो बातें नहीं लिखनी है कि उसके बेल बॉन्ड जो है उसको निरस्त किया जाए या उसको जो है अरेस्ट किया जाए। यहां पर वो ऑलरेडी पुलिस की अभिरक्षा में है या न्यायालय की अभिरक्षा में। तो जब वो न्यायालय की अभिरक्षा में है तो अब उसको क्या करना है, अब उसका जेल वारंट बनाकर उसको जेल भेजने का आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा, आरोपी या आरोपी गण का सजा वारंट बनाया जाकर सजा के भुगतान के लिए कारागार भेज दिया जाए, मतलब उसको सजा वारंट बनाकर उसको जो है कारावास भेज दिया जाए, एवं अभिरक्षा प्रमाण पत्र जो भी उसकी कस्टडी ली गई है उसका प्रमाण पत्र जो है संलग्न किया जावे। तो यहां पर ये पैराग्राफ आएगा। फिर इसके बाद जो है जो संपत्तियां इस मामले में जो है जिनको जब्त किया गया था, जिन प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, उसके बारे में आपको यहां पर निराकरण करना चाहिए। हम हमारे पूर्व वाले वीडियो में जो हमने बताया उसके अंदर हमने सब कुछ बताया हुआ है। तो उसी तरीके से यहां पर भी जब्तशुदा संपत्ति के बारे में निराकरण करना है। और उसके बाद जो है आखिरी पैराग्राफ रहता है कि निर्णय की एक प्रतिलिपि आरोपीगण या आरोपी को जो है निशुल्क प्रदान की जावे। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आरोपी या आरोपी गणों को एक कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट निशुल्क जो है प्रदान किए जाने के प्रावधान है। तो यहां पर जो है उन प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी या आरोपी गण को एक निशुल्क कॉपी प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद एक पैराग्राफ और बनेगा, अगर मामला सेशन न्यायालय लिख रहा है तो, अगर सेशन न्यायालय लिख रहा है तो आखिर में एक पैराग्राफ और बनाइएगा, निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। मतलब निर्णय की सीआरपीसी के प्रावधान है कि जहां पर कि सत्र न्यायालय ने जो है निर्णय लिखा है या दंडादेश किसी व्यक्ति को दिया है तो उसकी एक कॉपी जो है किसको भेजी जानी चाहिए, उसको जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए। तो यहां पर एक कॉपी को जो है जिला मजिस्ट्रेट को भेजने का आदेश यहां पर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जजमेंट यहां पर जो है दोष सिद्धि के संबंध में लिखा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है यहां पर सील सिग्नेचर जो भी आएंगे दोनों साइड, जो हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में जब हमने आपको जो है किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति पर हम निर्णय लिखते हैं तो वहां पर जिस प्रकार से सील वगैरह साइन वगैरह हमने आपको बताए,
उसी तरीके से यहां पर आपको सील एंड सिग्नेचर वाले पॉइंट्स आपको लिख लेने, यहां पर भी सिग्नेचर होंगे, यहां पर भी सिग्नेचर होंगे, और जो भी वहां लिखा जाता है वो आप हमारे पूर्व वाले वीडियो में देख लें और उसके अनुसार जो है मेंशन कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है दोष सिद्धि का निर्णय लिखा जाता है। मित्रों, इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसको आपको जो है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, इसी के साथ नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।